पंचायत लालबर्रा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बगदेही के पंच एवं ग्रामीणों ने सरपंच, उप सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक पर सुदूर सड़क निर्माण कार्य, तालाब का जीर्णोद्धार कार्य, नाली निर्माण कार्य में अनियमितता बरतते हुए शासन की राशियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही किए जाने और मजदूरों का भुगतान करवाने की मांग की है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बगदेही में हेमलता तिलकर के घर से बगदेही पहुंच मार्ग तक खेत सड़क का निर्माण कार्य किया जाना था, परंतु रुपये बचाने की नीयत से सरपंच, उप सरपंच एवं सचिव के द्वारा खेत सड़क की जगह का स्थान बदलकर पूर्व में मनरेगा से निर्मित सड़क पर कार्य करवाया गया है एवं आरजीएम तालाब जीर्णोद्धार का कार्य सेलवा में बना हुआ है और पूर्व में निर्मित रफ्टे वेस्ट वियर में पुराने स्ट्रक्चर पर 20,000 रुपए का वास्तविक व्यय कर दिया गया है, किंतु उप सरपंच एवं उपयंत्री की मिलीभगत से उक्त कार्य का 2,03,775 रुपए का भुगतान कराया गया है। इस तरह से शासन की राशियों का दुरुपयोग किया गया है। साथ ही किसी भी कार्य में तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति ग्राम सभा में प्रस्ताव न रखकर सरपंच, उप सरपंच, उपयंत्री द्वारा अपनी मनमर्जी से कार्यों को नियम की ताक में रखकर किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पूर्व में पंचों एवं ग्रामीणों ने जनपद पंचायत लालबर्रा में भी की है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से परेशान होकर पंचों एवं ग्रामीणों ने 8 जनवरी को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बगदेही पंचायत में निर्माण कार्यों में बरती गई अनियमितता की जांच एवं 8 माह पूर्व नाली में किए गए कार्यों का मजदूरों को भुगतान करवाकर शिकायत की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अपन ये है कि हमारे ग्राम पंचायत बगदेही में कार्यों में अनियमितताएं बहुत पाई जा रही है, जिसकी जानकारी पंच लोग मांगते हैं तो सचिव और सरपंच के द्वारा दी नहीं जाती। तो हम लोगों ने जनपद पंचायत लालबर्रा को 8/8/2023 को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हमारी जांच हुई नहीं। फिर 10वें महीने में कलेक्ट्रेट ऑफिस जाकर के हमने फिर ज्ञापन दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई जांच नहीं हुई। क्या आपको हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, जांच में जो भी गलती पाई जाती है तो हमारे यहाँ नाली सफाई का काम हुआ 4 से 5 महीना हो चुका है। लेबर पेमेंट के लिए परेशान है। लेबर के पेमेंट के लिए सचिव को बोला जाता है तो आज होगा, कल होगा, ऐसा चल रहा है। इसकी शिकायत नहीं की आपने? इसकी शिकायत बीते दिनों हुई ड्राइवर कंडक्टर यूनियन की हड़ताल के बाद अब पुनः सोशल मीडिया पर और शहर में यह जनचर्चा चल रही है कि पुनः ड्राइवर कंडक्टर यूनियन की हड़ताल होने जा रही है, जिसे अब बस मालिकों के द्वारा इस खबर को पूरी तरह से जनता को भ्रमित करने वाली खबर बताया गया है, क्योंकि अभी तक उनके पास कोई बस कंडक्टर और ड्राइवर हड़ताल पर जाने की बात किसी ने नहीं कही है। बीते दिनों हुई ड्राइवर कंडक्टर यूनियन की हड़ताल के बाद अब पुनः सोशल मीडिया और शहर में यह जन चर्चा चल रही है कि पुनः ड्राइवर कंडक्टर यूनियन की हड़ताल होने जा रही है, जिसे बस मालिकों द्वारा इस खबर को पूरी तरह से जनता को भ्रमित करने वाली खबर बताया है, क्योंकि उनके पास अभी तक किसी भी बस कंडक्टर ड्राइवर द्वारा हड़ताल पर जाने की बात नहीं कही गई है एवं उनकी बसें निरंतर जिले में चल रही है और आगे भी चलते रहेगी। आपको बता दें कि जिस प्रकार से इन दिनों शहर में एवं सोशल मीडिया में ड्राइवर कंडक्टर यूनियन की हड़ताल को लेकर खबर चल रही है, उसे बस मालिकों द्वारा पूरी तरह से जनता को भ्रमित करने वाली खबर बताया है और कहा कि जिस प्रकार से अभी 1-2 दिनों से शहर में यही खबर चल रही है कि पुनः बीते दिनों की तरह ड्राइवर कंडक्टर यूनियन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए ड्राइवर के विरोध में कानून को वापस लेने को लेकर जो हड़ताल की गई थी, इस प्रकार से पुनः प्रदेश सहित जिले में हड़ताल होने वाली है। उसे खबर को बस एसोसिएशन संघ के श्याम कौशल द्वारा 9 जनवरी को बस मालिकों के साथ बैठक कर बताया कि उन्हें उनके वाहन चालकों द्वारा अभी तक हड़ताल को लेकर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है और न ही हड़ताल पर जाने की कोई बात उनसे की गई है। निश्चित ही किसी के द्वारा जनता में यह भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है कि पुनः जिले में हड़ताल हो रही है। मैं बालाघाट बस स्टैंड में समस्त बस ऑपरेटर की ओर से हड़ताल नहीं है और मेरा भी जितना स्टाफ है, मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया है कि हड़ताल में है। सब अपनी अपनी गाड़ी यथावत लेके जा रहे हैं और यथावत लेके आ रहे हैं। अब ये ड्राइवर कंडक्टर की मंशा क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम। मेरे वहाँ सामने उपाध्यक्ष महोदय बैठे हैं, दोनों उपाध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं। अभी तक हमारे तरफ से बस ऑपरेटर की ओर से कोई घोषणा नहीं हुई है। हम पूरे बस ऑपरेटर बस चलाने के इच्छुक में हैं
और गाड़ी चलेगी। अच्छा भैया, जैसे 2 दिन से ऐसी चर्चाओं में चल रही, चाहे सोशल मीडिया हो, और लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि चूंकि एक बार हड़ताल हुई थी और उसमें शायद सरकार की ओर से भी पक्ष आया कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, और उसके बाद अभी ये 2 दिन से चल रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? आपको बता दूं भैया कि ये जो इनने कानून बनाए बोल रहे हैं, ये तो अभी लागू हुआ ही नहीं है। 1 अप्रैल से लागू होता, और उन्होंने बोल दिए इसमें हम अभी बैठ के उसका समाधान निकालेंगे। तो अभी तो कोई ऐसी बातें ही नहीं है। ये जबरदस्ती बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ये मेरे को पूरा डाउट है, कोई विपक्ष है जो इसका बात का बतंगड़ बना रहा है कि इनको आपसी में लड़ाया जाए। हमारे और ड्राइवर कंडक्टर के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। जो ड्राइवर कंडक्टर, इनकी ओर से क्या कोई अभी आपके पास बात आई है? नहीं, अभी तक तो हमारे पास में कोई ड्राइवर कंडक्टर आया नहीं है कि हड़ताल करेंगे करके, और अभी तो ऐसा कुछ है नहीं है हड़ताल का। और सुनने में तो हमको भी आ रहा है कि बोले हड़ताल का है करके, मगर ये 2-4 लोग हैं, मगर अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ियां तो सब चलेंगी, कल से तो सब गाड़ियां चलेंगी। प्रशासन से कलेक्टर दर से दिव्यांगजनों को कार्य देने सहित वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर 2 बार जिला पंचायत के सामने धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के बाद भी कई दिव्यांग रोजगार से वंचित हैं, जहां जिले के करीब 42,000 दिव्यांगों में से महज 5 दिव्यांगजनों को छोड़कर अन्य किसी को भी दिव्यांगजनों को कार्य पर नहीं रखा गया है। जहां जिले के करीब 42,000 दिव्यांगों में महज 5 दिव्यांगों को छोड़कर अन्य किसी भी दिव्यांगजनों को कार्य पर नहीं रखा गया है, जिससे नाराज दिव्यांगजनों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर विभिन्न विभागों में एजेंसी नियुक्त कर दिव्यांगजनों को रोजगार दिए जाने की मांग की है। दिव्यांग कल्याण सेवा समिति के बैनर तले सौंपे गए इस ज्ञापन में दिव्यांगजनों का आरोप है कि उनके धरना प्रदर्शन से घबराकर धरना समाप्त करने के लिए उन्हें रोजगार देने का झूठा आश्वासन दिया गया था। पूर्व जिला पंचायत सीईओ द्वारा रोजगार के नाम पर ई-दक्ष केंद्र में 2 माह की ट्रेनिंग कराई गई थी, जहां करीब 40 दिव्यांगों को ट्रेनिंग देकर महज 5 लोगों को रोजगार दिया गया है, और पिछले 8 माह से उन्हें रोजगार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। जिन्होंने ज्ञापन के माध्यम से ट्रेनिंग करने वाले दिव्यांगजनों को पहले रोजगार देने और विभिन्न विभागों में बैकलॉग की रिक्त सीट पर दिव्यांगजनों की भर्ती किए जाने की मांग की है, जहां उन्होंने अपनी इस मांग को पूरा करने के लिए प्रशासन को 11 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, जिन्होंने 11 दिनों के भीतर मांग पूरी नहीं होने पर 22 जनवरी से नगर के अंबेडकर चौक में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किए जाने की चेतावनी दी है। जिन्होंने ज्ञापन में स्पष्ट कर दिया है कि अब जब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा तब तक उनका यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ई-दक्ष केंद्र में पूर्व IAS श्री विवेक कुमार जी द्वारा बोला गया था, दिव्यांगजनों को ट्रेनिंग दिलवाई गई थी और बोला गया था कि ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब देंगे। इन लोगों ने ट्रेनिंग हुई, लगभग 8 माह से ऊपर हो गया, पर आज तक इन्हें कोई जॉब नहीं दी गई हम लोगों को। और ये एक चीज़ ये भी हो रही है कि व्यक्तिगत मुझे और मेरी वाइफ जो भी थे, हम दोनों, मैं दिव्यांग है, हम दोनों दिव्यांगों के टारगेट करते हैं, हर जगह से हमारा नाम काटा जाता है। कौन काट रहा है नाम? ये प्रशासन के लोग काटते हैं, ऐसा मुझे अंदेश है। ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी थी और उनको अब तक जॉब नहीं दे पाए? 32 लोगों की ट्रेनिंग हुई थी, जिसमें से एक बंदा जो अपना कॉम्पिटिटिव देके निकल चुका है, वो दूसरा एक बंदा एक्सपायर हो गया, इसलिए अभी 30 से 28 लोग बचे हुए हैं। सिर्फ 2 लोगों को जो रोजगार दिए बस? इन लोगों ने शुरुआत में 5 लोगों को दिए थे जो ट्रेनिंग के पूर्व, और हमें ये भी पता चल रहा है कि बाहर से इधर उधर से लोगों को लगाया जा रहा है। कितने मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ और जिला फुटबॉल संघ के सहयोग से नगर के मुलना स्टेडियम में 10 दिसंबर से आयोजित मध्य प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग प्रतियोगिता में मंगलवार को लेक सिटी FC भोपाल बनाम बड़वानी FC बड़वानी के मध्य यह मैच खेला गया। दोपहर 2 बजे से मुलना स्टेडियम मैदान में खेले गए लीग प्रतियोगिता के 30वें और अंतिम मैच में बड़वानी की टीम अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर सकी, जहां लाख जद्दोजहद के बावजूद भी बड़वानी की टीम लेक सिटी भोपाल टीम के खिलाफ एक भी गोल दागने में कामयाब नहीं हो सकी। तो वहीं 90 मिनट के खेले गए इस मैच में दोनों राउंड मिलाकर बड़वानी के खिलाफ एक तरफा 9 गोल दागकर लेक सिटी भोपाल ने यह मैच 9-0 से अपने नाम कर लिया। आयोजित इस प्रतियोगिता के 30वें दिन यानी मंगलवार को खेला गया 90 मिनट का मैच काफी रोमांचक रहा, जहां लेक सिटी FC भोपाल और बड़वानी FC बड़वानी के बीच खेले गए इस मैच में लेक सिटी FC भोपाल ने बड़वानी FC बड़वानी को
9-0 से पराजित कर पॉइंट्स टेबल में अपना स्कोर बढ़ाया। तो वहीं बड़वानी की फुटबॉल टीम अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर सकी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही बड़वानी की टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। इसके अलावा पॉइंट कम होने के चलते पुलिस बॉयज बालाघाट की टीम भी प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। मैच में निर्णायक की भूमिका में सेंटर रेफरी हरदा से इमरान खान, असिस्टेंट रेफरी के रूप में टीकमगढ़ से अनूप मंडल, तो वहीं द्वितीय असिस्टेंट रेफरी के रूप में तरुण चक्रवर्ती ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा ऑफिशियल रेफरी के रूप में RL सिसोदिया ने निर्णय दिए। शॉट लिया, वहाँ बढ़िया शॉट भी लिया, लेकिन गोलकीपर ने गिर कर जो है इस गोल को लगभग रोका है। बहुत ही तारीफ करने हुए वहाँ गोलकीपर की बहुत ही सुंदर तरीके से जो है चार्ज किया था और गिर के करते जो है गेंद को जो है आखिरकार रोका। कॉर्नर मिलता हुआ मदन महाराज भोपाल को कॉर्नर हो रहा है। दोनों ही टीमें भोपाल की मैं आपको बता दूं इस मुकाबले में जो खेल रही है और आपस में काफी मुकाबले खेलती है। तरीके से नियमों के विपरीत क्या कर प्रदर्शन करते हैं और इस प्रकार से स्वीकृति जहाँ मिलती हुई लेग सिटी को इस बार अच्छा शॉट लगाया था बिल्कुल और फिर से गोल कर दिया है। क्या शानदार किक लगा कर जो है काफी दूर से जो है जर्सी नंबर 7 के खिलाड़ी राजीव सिंह के द्वारा मैं कह रहा था कि कोई मौका नहीं था गोल की सड़क खेल रही है। मैं कह सकता हूँ लेग सिटी भोपाल जो कि गत वर्ष की विजेता टीम इस बार फिर से अच्छा पास दिया, लेकिन इस बार गोल कीपर ने आगे आकर जो है गेंद को काफी सुंदर तरीके से पकड़ा। इस बार जाने नहीं दिया। एक गोल खा चुकी है, एक गोल से पीछे चल रही है मदन महाराज, लेकिन अभी भी काफी समय है। उनके पास अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके पास फॉरवर्ड तरीके से नियमों के विपरीत क्या कर जो है प्रदर्शन करते हैं और इस प्रकार से स्वीकृति जहाँ मिलती हुई लेग सिटी को इस बार अच्छा शॉट लगाया था बिल्कुल और फिर से गोल कर दिया है। क्या शानदार किक लगा कर जो है काफी दूर से जो है जर्सी नंबर 7 के खिलाड़ी राजीव सिंह के द्वारा मैं कह रहा था कि कोई मौका नहीं था गोल की और इस प्रकार से स्वीकृति जहाँ मिलती हुई लेग सिटी को इस बार अच्छा शॉट लगाया था बिल्कुल और फिर से गोल कर दिया है। क्या शानदार किक लगा कर जो है काफी दूर से जो है जर्सी नंबर 7 के खिलाड़ी राजीव सिंह के द्वारा मैं कह रहा था कि क्या थी नंबर 7 वहाँ सीधे गोल कीपर के हाथ में काफ़ी सुंदर तरीके से मारा था, लेकिन कोई परेशानी नहीं हुई। जर्सी नंबर 5 मदन महाराज की ओर से चांगुटोला पुलिस ने एक लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ देह शोषण करने के आरोप में मंडला जिले के एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक फागू कन्हरिया उम्र 26 वर्ष घटेरा थाना बमनी निवासी है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में पेश कर जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मरकाटोला मोहगांव निवासी इस 22 वर्षीय लड़की का विवाह हो चुका था, किंतु किसी पारिवारिक कारण की वजह से इस लड़की ने अपने पति को छोड़ दी थी और मायके में रह रही थी, जिसके घर फागू कन्हरिया का आना जाना रहता था। इसी दौरान फागू कन्हरिया ने इस लड़की को शादी का प्रलोभन दिया और 1 जुलाई 2023 से 15 अगस्त के दरमियान फागू कन्हरिया ने इस लड़की के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। बाद में फागू कन्हरिया इस लड़की से शादी करने से मुकर गया। इस लड़की ने फागू कन्हरिया को बार बार शादी करने बोली, किंतु वह शादी करने से इनकार कर दिया। फागू कन्हरिया द्वारा शादी नहीं करने से यह लड़की 8 जनवरी को रिपोर्ट करने चांगुटोला पुलिस थाना पहुंची। चांगुटोला पुलिस ने इस लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर फागू कन्हरिया के विरुद्ध धारा 376, 376(2)(n भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया और इस अपराध में उसे गिरफ्तार करके 9 जनवरी को बालाघाट की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्रसव के बाद हालत बिगड़ने पर एक प्रसूता की उपचार के लिए जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। 7 जनवरी को यह घटना भंडेरी अस्पताल से लाते समय हुई। पति का प्रसूता बेलवंती, पति परदेसी ध्रुवे, उम्र 21 वर्ष, ग्राम गढ़पायली, थाना मलाजखंड निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गढ़पायली निवासी परदेसी ध्रुवे खेती किसानी का कार्य करते हैं, जिनकी पिछले वर्ष बेलवंती से शादी हुई थी और वह इन दिनों गर्भवती थी। 7 जनवरी को प्रसव पीड़ा होने पर परदेसी ध्रुवे ने अपनी पत्नी बेलवंती को समीपस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भंडेरी में भर्ती किया था, जहां बेलवंती ने प्रसव के दौरान एक बच्ची को जन्म दिया,
किंतु बच्ची को जन्म देने के बाद अधिक रक्तस्राव होने से बेलवंती की हालत बिगड़ गई, जिसे तुरंत ही भंडेरी अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया था। बेलवंती को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया जा रहा था। भंडेरी से जिला अस्पताल बालाघाट लाते समय उकवा के पास बेलवंती की मौत हो गई, जिसकी लाश बैयर पहुंचाई गई। परवेशी ध्रुवे उम्र 22 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर बैयर पुलिस थाने के उप निरीक्षक रघुवीर सिंह मरावी ने बेलवंती की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव उसके परिजनों को सौंप दिया है। आगे मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। आयुष विभाग में आउटसोर्स पर काम करने वाले योग प्रशिक्षक और सहायकों ने विभागीय नियमितीकरण सहित वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को कलेक्टर में एक ज्ञापन सौंपा है। नगर के सर्किट हाउस में सांसद ढाल सिंह बिसेन को सौंपे गए इस ज्ञापन में उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए उन्हें नियमित करने, समान कार्य का समान वेतन देने, समान सुविधा दिए जाने और सामाजिक सुरक्षा सहित वर्षों से लंबित उनकी विभिन्न मांगों को पूरी किए जाने की गुहार लगाई है। जिन्होंने आवेदन निवेदन पर भी कहीं कोई सुनवाई नहीं होने की बात कहते हुए मांग पूरी नहीं होने पर भोपाल में जाकर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। आयुष विभाग में आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारियों ने आउटसोर्स योग प्रशिक्षक एवं सहायक संगठन के बैनर तले सांसद ढाल सिंह बिसेन को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने आउटसोर्स प्रथा को बंद करने, आयुष विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों का विभागीय सिविलियन कर नियमितीकरण किए जाने, समान कार्य का समान वेतन देने, नियमित कर्मचारियों के समान सुविधा देने, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन, ईपीएफ का लाभ देने और शासकीय कर्मचारियों के समान अवकाश दिए जाने सहित वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को पूरी किए जाने की गुहार लगाई है। सर जी, हमारी मांगे हैं जो हमें योग प्रशिक्षक को 4800 रुपये और सहायक को 3000 रुपये दिया जाता है, जिसमें हमारी पूर्ति नहीं हो पाती क्योंकि पेट्रोल भी महंगा हो गया है। काफ़ी दूरी से काफ़ी योग प्रशिक्षक और सहायक आते जो समय पर नहीं आ सकते और उनको मेहनत आना भी मिलता है और उनके काम से औसतन कम है। शासकीय शंकर साव पटेल महाविद्यालय वारासिवनी के छात्र छात्राओं द्वारा 9 जनवरी को प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव को उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर ओबीसी पोर्टल प्रारंभ किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में विद्यार्थियों ने बताया कि बीते करीब 6 महीने से ओबीसी छात्रवृत्ति पोर्टल बंद रहने से प्रदेश के ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं, जबकि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, आवास भत्ता, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना का लाभ मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विद्यार्थी अपनी शिक्षा का अध्ययन के लिए मजबूत होता है, परंतु अब ऐसे विद्यार्थियों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में शासन से मांग की गई है कि वह तत्काल प्रभाव से छात्रवृत्ति के सभी पोर्टल प्रारंभ कर समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, ताकि हजारों गरीब मध्यम वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थी उच्च शिक्षा पाने से वंचित न हो। इस प्रकार से आ रही है कि लगातार हमें महाविद्यालय में अध्ययन जो समस्या छात्र शक्ति है, ऐसे कई लोगों की कॉल आए कि भैया बोले हम ओबीसी वर्ग के हम छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भर पा रहे। हमने उनसे पूछा कि ऐसी क्यों समस्या आ रही, तो उन्होंने अवगत कराया कि पिछले कम से कम 3 से 4 महीनों से छात्रवृत्ति में ओबीसी का पोर्टल बंद है। उसी संदर्भ में आज हम प्राचार्य सर से बातचीत करने आए थे और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय इंदर सिंह परमार जी के नाम से हमने प्राचार्य सर को ज्ञापन सौंपा है। क्या चाह रहे हैं आप? हम चाहते हैं कि महाविद्यालय में जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत से छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं, वो लोग सालाना फीस भरते 6000-7000 रुपये एडमिशन से लेके एग्ज़ाम को लेके हर एक चीज़, और उन्हें जो छात्रवृत्ति दी जाती है सरकार द्वारा, ये छात्रवृत्ति उनके लिए सिर्फ एक छात्रवृत्ति नहीं होती, ये छात्रवृत्ति उनके आय में बहुत बड़ा एक लाभ प्रदान करती है। जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली से आता है, उनको कई बार ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि उनको एडमिशन के लिए पैसे नहीं होते, वो किसी से कभी उधार लेते, तो उस संदर्भ में हमें छात्रवृत्ति इतनी सहायता प्रदान करती है कि हमारा पढ़ाई करने का आगे का जो रास्ता रहता है वो सुगम हो जाता है। और मैं यह अपील करता हूँ माननीय प्राचार्य सर से कि हमारी जो हम समस्त छात्रों की जो समस्या है वो जल्द से जल्द उसका निराकरण करें, और आज हमने उनको जो ज्ञापन सौंपा है माननीय श्री इंदर सिंह परमार जी के नाम पर, जल्द से जल्द हमारी सुनवाई उन तक पहुँचाए, ताकि जितना जल्दी हो सके ओबीसी का एवं समस्त वर्ग का स्कॉलरशिप का पोर्टल शुरू हो जाए, ताकि सभी अपना छात्रवृत्ति का फॉर्म भर दें। आज हम महाविद्यालय के प्राचार्य को उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी के नाम से ज्ञापन सौंपने आए हैं। ज्ञापन ये है कि पिछले 6 महीने से छात्र ओबीसी वर्ग के छात्रवृत्ति का पोर्टल बंद है, तो हमारी यही अपील है कि
ओबीसी वर्ग का जो छात्रवृत्ति पोर्टल है वो चालू किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ये महाविद्यालय वाराणसी का जो महाविद्यालय ये एक बड़ा महाविद्यालय है और यहाँ पे अधिकतर बच्चे 60% बच्चे तो ओबीसी वर्ग के हैं और पूरे गांवों से आते हैं, जिनके माता पिता मजदूर वर्ग से आते हैं, कुछ कृषि करते हैं। तो सभी लोग एक मध्यम परिवार से आते हैं, जिनके बच्चे जो अपने बच्चों को मतलब कठिनाइयों से पढ़ाते हैं, मेहनत मजदूरी कर पढ़ाते हैं, और जिसमें छात्रवृत्ति का ये योगदान यह होता है कि वो सहयोग राशि के तौर पे उन्हें मिलती है, जिसकी मदद से वो अपनी पढ़ाई को निरंतर चालू रख सकते हैं। तो अभी तक के छात्रवृत्ति ना एक तो लेट मिलती है, ऊपर से अभी पोर्टल बंद है, उसके 6 महीने 1 साल बाद मिलेगी। तो अभी सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है और पोर्टल चालू नहीं किया जा रहा है। तो यही समस्या ये